नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं सत्यजीत रे की लिखी हुई कुछ कहानियां। सत्यजीत रे मशहूर फिल्मकार। उनकी कहानियों में एक चरित्र आता है फेलुदा का। उनसे जुड़ी कहानियां हैं। आज सुनिए सियार देवता का रहस्य। टेलीफोन किसने किया था फेलुदा? ये सवाल करते ही मेरी समझ में आया कि मैंने बेवकूफ़ी की है, क्योंकि फेलुदा योगाभ्यास करते समय बातचीत नहीं करता है। फेलुदा ने कुल मिलाकर 6 महीनों से व्यायाम छोड़कर योग का अभ्यास करना शुरू किया है। सुबह वे आधे घंटे तक तरह तरह का आसन करता है, यहां तक कि कोहनी के बल अपने सिर को नीचे करके पैरों को शून्य में उठाकर शीर्षासन भी करता है। फेलुदा का शरीर 1 महीने के अंदर और भी अधिक मजबूत हो गया है, इसलिए यह मानना ही होगा कि योगासन से उसे बहुत फायदा हुआ है। सवाल करने के बाद ही मैंने पीछे की तरफ मेज पर रखी घड़ी में वक्त देख लिया। 7:30 मिनट के बाद फेलुदा ने योगासन समाप्त कर उत्तर दिया, तू उसे पहचान नहीं सकेगा। इतनी देर के बाद इस तरह का जवाब पाकर बड़ा ही गुस्सा आया। जहां तक पहचानने की बात है, बहुतों को नहीं पहचानता हूं, मगर नाम बतलाने में दोष ही क्या है? अगर नहीं पहचानता हूं तो क्या पहचान कराई नहीं जा सकती? मैंने गंभीरता से कहा, तुम पहचानते हो? फेलुदा ने भिगोया हुआ चना खाते खाते कहा, पहले पहचानता नहीं था, लेकिन अब जान पहचान हो गई है। कुछ दिन पहले हमें पूजा की छुट्टी मिल चुकी है। बाबूजी 3 दिन पहले काम से जमशेदपुर गए हुए हैं। घर पर अभी मैं, फेलुदा और माँ है। अब की हम पूजा के अवसर पर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए मुझे कोई खास दुख नहीं है, क्योंकि पूजा के अवसर पर मुझे कलकत्ता ही अच्छा लगता है, खासकर फेलुदा अगर साथ में रहे। आजकल शौकिया जासूस के नाम से उसे काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। फलस्वरूप बीच बीच में रहस्य का पता लगाने के लिए उसकी बुलाहट होती है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इसके पहले मैं हर रहस्य के मामले में फेलुदा के साथ रहा हूं। डर लगता है नाम अधिक फैल जाने के कारण वो एक दिन निकायक कहीं ये न कह बैठे कि तुझे अपने साथ नहीं लूंगा, मगर अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है। मेरा विश्वास है कि वो जो मुझे अपने साथ रखता है उसके पीछे एक कारण है। संभवतः उसके साथ एक कच्ची उम्र के लड़के को देखकर अनेक लोग उसे जासूस समझते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। जासूस अपने आप को जितना छिपाकर रख सके, उसके लिए ये बात उतनी ही लाभदायक है। फोन किसने किया, ये बात जानने की तुझे बहुत इच्छा हो रही है? यह है फेलुदा का एक और तौर तरीका। ठीक, यह है फेलुदा का एक और तौर तरीका। वो जब समझता है कि किसी चीज को जानने के लिए मैं बहुत आग्रहशील हूं, तो उस बात को तत्काल न कहकर पहले एक सस्पेंस की सृष्टि करता है। ये बात चूंकि मैं जानता हूं, इसलिए विशेष उत्साह नहीं दिखाते हुए मैंने कहा, फोन के साथ अगर किसी रहस्य का मामला जुड़ा हो तो जानने की इच्छा अवश्य ही होती है। बनियान पर अपनी हरी धारीदार कमीज को पहनते हुए फेलुदा ने कहा, उस आदमी का नाम है नीलमणि सान्याल, रोलैंड रोड में रहता है। बहुत जरूरी काम से मुझे बुला भेजा है। अब ये नहीं बताया कि जरूरत क्या है? मैंने कहा, नहीं, ये बात फोन पर नहीं कहना चाहता। आवाज से पता चला घबराया हुआ है। फेलुदा, कब जाना होगा? देखो, टैक्सी में जाने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। 9 बजे अपॉइंटमेंट है, इसलिए अब 2 मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए। टैक्सी से नीलमणि सान्याल के मकान की ओर जाते हुए मैंने कहा, बहुत तरह के शैतान आदमी हुआ करते हैं। मान लो नीलमणि सान्याल किसी मुसीबत में न हो और उसने तुम्हें किसी फंदे में डालने के लिए बुलाया हो तो? फेलुदा ने सड़क की ओर से बिना आंख हटाए कहा, वो रिस्क तो रहता ही है। तब इतना जरूर है कि उस तरह का आदमी अपने घर पर बुलाकर फंदे में नहीं डालेगा, क्योंकि ये काम उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा। इस तरह के काम के लिए कम रुपए में ही किराए के गुंडे मिल जाते हैं। एक बात मैं कहना भूल गया हूं कि फेलुदा पिछले साल ऑल इंडिया राइफल कंपटीशन में फर्स्ट आया है। मात्र 3 महीने तक बंदूक चलाने की शिक्षा पाने के बाद उसका निशाना इतना पक्का हो गया है कि आश्चर्य लगता है।
अब फेलुदा के पास बंदूक और रिवॉल्वर दोनों है। तब इतना जरूर है कि किताब के जासूस की तरह वो हमेशा रिवॉल्वर लेकर नहीं घूमता है। अब सच कहूं तो अब तक फेलुदा को इन 2 हथियारों में से एक की भी जरूरत नहीं पड़ी है। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि कभी जरूरत नहीं ही पड़ेगी। टैक्सी जब मैडम स्क्वायर के पास आई तो मैंने पूछा, वो क्या करते हैं, ये बात तो मालूम है? फेलुदा ने कहा, वो पान खाते हैं और शायद कान से कुछ कम सुनते हैं। वो शब्द का कुछ अधिक प्रयोग करते हैं और जुकाम से कुछ परेशान है। इसके अलावा मुझे अधिक जानकारी नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे कुछ और पूछताछ नहीं की। नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने पर टैक्सी का किराया 1 रुपया 70 पैसा चुकाना पड़ा। 2 रुपए का एक नोट निकालकर फेलुदा ने टैक्सी वाले को दिया और अपने हाथ की भंगिमा से उसे समझा दिया कि खुदरा वापस करने की जरूरत नहीं है। हम टैक्सी से उतरकर पोर्टिको के नीचे से होते हुए सामने के दरवाजे के पास पहुंचे और कॉलबेल दबाई। 2 मंजिला मकान है, बहुत बड़ा नहीं है और न बहुत पुराना है। सामने की तरफ एक बागीचा भी है, लेकिन उसमें ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो देखने में आकर्षक लगे। दरबान की तरह लगने वाले एक व्यक्ति ने फेलुदा से विजिटिंग कार्ड ले लिया और हमें बैठक में बैठने को कहा। कमरे के अंदर जाकर जब हमने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो हम विस्मय विमुग्ध हो गए। सोफा, टेबल, गुलदस्ता, तस्वीरों और कांच की अलमारी में सजी हुई खूबसूरत चीजों ने खासा आकर्षक वातावरण तैयार कर दिया है। लगता है बहुत पैसा खर्च कर और दिमाग लगाकर इन चीजों को खरीद कर सजाया गया है। फेलुदा ने खुद ही उठकर जब पंखे का रेगुलेटर घुमाया, उसी क्षण एक भले आदमी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। पहनावे के रूप में स्लीपिंग सूट के पाजामे पर एक तरफा बटनदार अद्धी का कुर्ता, पांव में हिरन के चमड़े का चप्पल और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां। कद मंझोला, दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, सिर पर बहुत ही कम बाल, रंग मोटे तौर पर गोरा और आंखें नींद से बोझिल जैसी। देखने में लगता है कि अभी नींद से जग कर आ रहे होंगे। उम्र कितनी होगी? 50 से ज्यादा नहीं। आपका ही नाम प्रदोष मित्तिर है? भले आदमी ने पूछा। आप इतने यंग हैं ये बात मालूम नहीं थी। फेलुदा ने हे करते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा, ये मेरा चचेरा भाई है, बड़ा ही अक्लमंद लड़का है। अगर आप चाहें तो हम लोगों की बातचीत के दौरान मैं उसे बाहर भेज सकता हूं। मेरा कलेजा धड़कने लगा, मगर भले आदमी ने एक बार मेरी ओर सरसरी निगाह डालते हुए कहा, रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, वो आप लोग कुछ लीजिएगा? चाय, कॉफी? नहीं, हम अभी चाय पी कर ही आ रहे हैं। उसने कहा, ठीक है, फिर वक्त बर्बाद न करके यही बता रहा हूं कि मैंने आपको क्यों बुलाया। तब हाँ, इसके पहले मैं अपना परिचय बता दूं। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं शौकीन आदमी हूं। इसका भी अंदाजा लग गया होगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है। कहने पर आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि मैं न तो नौकरी करता हूं न कोई व्यवसाय करता हूं। हाँ, बपौती जायदाद का एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है। नीलमणि बाबू ने रहस्य की सृष्टि करने की मुद्रा बनाकर चुप्पी साध ली। फेलुदा ने कहा, तो फिर क्या लॉटरी का पैसा मिला है? जी। फिर क्या लॉटरी वगैरह से पैसा मिला है? एग्जैक्टली। भले आदमी बच्चे की तरह चिल्ला उठे। 11 साल पहले रेंजर्स लॉटरी में जीतने के कारण एक ही बार में लगभग 2.5 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद उसी रुपए से कुछ तो रुपए के जोर से और कुछ भाग्य के जोर से अच्छी तरह से रह रहा हूं। 8 साल पहले ये मकान बनवाया है। हो सकता है कि आप सोचें कि इस तरह निठल्ला रहकर जीवन कैसे जीता हूं, लेकिन दरअसल मैं एक काम करता हूं, बस एक ही काम। वो है नीलामी से सब चीजें खरीद कर घर सजाना। भले आदमी ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर चारों तरफ सजी हुई चीजों की ओर इशारा किया और उसके बाद बोले, जो घटना घटी है उससे मेरी इन आर्टिस्टिक चीजों का कोई रिश्ता है या नहीं है कह नहीं सकता, मगर मेरे मन में संदेह हो रहा है कि रिश्ता जो भी हो भी सकता है
ये जो नीलमणि बाबू ने अपने कुर्ते की जेब से हाथ डालकर कागज के कुछ टुकड़े बाहर निकाले और फेलुदा की ओर बढ़ा दिए। फेलुदा के साथ साथ मैंने भी उन कागज के टुकड़ों को देखा। कागज के 3 टुकड़े हैं। उनमें से हर एक में लिखावट के बदले लकीरों के जरिए छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों में से कुछ साफ साफ समझ में आते हैं, जैसे उल्लू, आंख, सांप, सूरज। मुझे ये चित्र पहले से दिखे हुए लग रहे थे कि तभी फेलुदा ने कहा, ये सब तो हिएरोग्लिफिक लगता है। भले आदमी ने सख्ती में कहा, जी। फेलुदा ने कहा, पुराने जमाने में इजिप्शियन लोगों ने जिस लिखावट की इजाद की थी, ये उसी तरह के जैसा लग रहा है। ये बात है। फेलुदा ने कहा, मगर इस लिखावट को पढ़ ले, ऐसा आदमी कलकत्ते में है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। भले आदमी का चेहरा थोड़ा बुझ गया और फिर बोले, फिर जो चीज हर 2 दिन के बाद डाक के जरिए मेरे नाम से आती है, उसका अगर अर्थबोध नहीं हो तो बहुत ही परेशानी में डालने वाली बात होगी। मान लीजिए अगर ये सब सांकेतिक धमकी हो, कोई मेरी हत्या करना चाहता हो और मुझे डरा रहा हो। कुछ एक क्षण चुप रहने के बाद फेलुदा ने कहा, आपके यहाँ ये जो चीज सजी हुई है, उनके बीच में कोई इजिप्शियन चीज है? नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, मेरी कौन सी चीज कहाँ की है, ये बात तो मैं भी नहीं जानता। खरीदता इसलिए हूं कि मेरे पास पैसा है। दूसरी बात, और लोगों को खरीदते देखता हूं, इसलिए मैं भी खरीदता हूं। फेलुदा ने कहा, मगर आपकी इतनी चीजों के बीच ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे फालतू कहा जाए। इन चीजों को जो भी देखेगा वो आपको पारखी बोलेगा। भले आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, जानते हैं बात क्या है? इन मामलों में अगर कोई चीज ऐसी होती है जिसकी जानकारी सभी को हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। पैसा जब है तो मैं ऐसी चीज क्यों ना खरीदूं जो सबसे बेहतरीन हो। बहुतेरे बड़े बड़े ग्राहकों से ऊंची बोली बोलकर नीलामी में मैंने ये सब चीजें खरीदी है, इसलिए मेरे पास अगर बेहतरीन चीजें हैं तो इसमें अचरज की क्या बात है। फेलुदा ने कहा, आपको ये पता है या नहीं कि आपके पास मिल की कोई चीज है? नीलमणि बाबू सोफे की ओर उठकर कांच की एक अलमारी की ओर गए और उसके ऊपर से ताक से बित्ते भर की लंबी एक मूर्ति उतार कर फेलुदा को दी। हरे पत्थर की मूर्ति है, उस पर विविध रंगों के चमकते नग जड़े हुए हैं। 2-4 जगहों में सोना भी है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति का शरीर हालांकि आदमी की तरह है, मगर उसका चेहरा सियार जैसा है। इसे मैंने 10 दिन पहले एराटून ब्रदर्स की नीलामी में खरीदा है। शायद ये। फेलुदा ने मूर्ति पर एक बार सरसरी निगाह दौड़ाकर कहा, एनोबिस। एनोबिस? ये एनोबिस क्या है? फेलुदा ने मूर्ति को सावधानी से उलट पुलट कर उसे नीलमणि बाबू के हाथ में वापस करते हुए कहा, एनोबिस था प्राचीन मिस्र का गॉड ऑफ डेड, मृत आत्माओं का देवता। आपको ये बेहतरीन चीज मिली है। मगर भले आदमी की आवाज में भय का पुट था। इस मूर्ति से इन चिट्ठियों का कोई संबंध है? मैंने इसे खरीद कर कोई गलती की है क्या? इसे छीन लेने के लिए कोई धमकी दे रहा है? फेलुदा ने सिर हिलाकर कहा, अब ये कहना मुश्किल है। चिट्ठियां आना कब से शुरू हुई है? पिछले सोमवार, यानी मूर्ति खरीदने के बाद से ही। हाँ। लिफाफे आपके पास हैं? नहीं, फेंक दिए। शायद रखना चाहिए था, लेकिन लिफाफे एकदम मामूली थे। मामूली टाइपराइटर से पता लिखा गया था। एल्गिन रोड पोस्ट ऑफिस की मुहर थी। फेलुदा उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सेफ साइड में रहने के लिए इतना ही कीजिएगा कि मूर्ति को अलमारी में रखने की बजाय अपने हाथ के पास रखिएगा। हाल में एक आदमी के घर से इस तरह की चीजों की चोरी हुई है। ऐसी बात है? हाँ, एक सिंधी सज्जन के घर से। जहां तक मुझे मालूम है चोर अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। हम कमरे के बाहर निकलकर लैंडिंग में चले गए।
फेलुदा ने कहा, आपसे मजाक कर सकता हो ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद आ रहा है? भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कोई नहीं। पुराने मित्रों से बहुत दिनों से संपर्क टूट चुका है। और दुश्मन? भले आदमी कुछ एक क्षणों तक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, धनी आदमी का शत्रु हमेशा से होता है, लेकिन शत्रु कहकर कोई अपना परिचय नहीं देता। आमने सामने मुलाकात होने पर सभी सम्मान के साथ बातचीत करते हैं। फेलुदा ने पूछा, आपने बताया था कि मूर्ति आपने नीलामी में खरीदी है? हाँ, एराटून ब्रदर्स की नीलामी में। उस पर किसी और को लोभ था? ये बात सुनकर वे अचानक तनिक उत्तेजना में आ गए और हाथ मलने लगे। उसके बाद बोले, आपने ये बात पूछकर मेरी चिंता के एक नए पहलू को उजागर कर दिया। नीलामी के दौरान एक सज्जन से मेरी कई बार होड़ लग चुकी है। उस दिन भी यही बात हुई थी। वे कौन है? प्रतुल दत्तो। क्या काम करते हैं? शायद वकील थे, रिटायर हो चुके हैं। उस दिन हम दोनों में अंत तक होड़ लगी रही। उसके बाद जब मैंने 12,000 कहा तो वो चुप हो गए। याद है, नीलामी के बाद जब मैं बाहर आकर गाड़ी में बैठा, अचानक उनसे मेरी आंखें मिल गईं। उनकी दृष्टि उस समय मुझे कतई अच्छी नहीं लगी। फेलुदा ने सांस भरी। ओह, आई सी। हम नीलमणि बाबू के घर से बाहर निकल आए। गेट की तरफ चहलकदमी करते हुए फेलुदा ने पूछा, इस मकान में आप लोग बहुत से आदमी रहते हैं? नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, क्या कह रहे हैं साहब, मेरे जैसा अकेला आदमी आपको इस कलकत्ते में शायद ही मिलेगा। ड्राइवर, माली, 2 पुराने भरोसेमंद नौकर और मैं, बस इतने ही जने हैं। फेलुदा के इसके बाद वाले प्रश्न की उन्होंने कभी भी इच्छा नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। फेलुदा ने पूछा, इस घर में क्या कोई लड़का रहता है? एक क्षण तक वे अवाक खड़े रहे। उसके बाद एक कहकहा लगाते हुए कहा, देख रहे हैं ना, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल आदमी कहने से मैं बालिगों के बारे में सोच रहा था। 10 दिन से मेरा भाजा झंटू यहाँ आकर ठहरा हुआ है। उसके पिताजी व्यवसाय करते हैं। ये अभी उस दिन की ही तो बात है कि वे जापान चले गए, झंटू को मेरे पास छोड़ गए। वो बेचारा यहाँ आते ही इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गया है। उसके बाद एकाएक फेलुदा की ओर देखते हुए बोलो, आपको ये बच्चों वाली बात कैसे याद आई? फेलुदा बोला, बैठक में एक अलमारी के कोने से एक पतंग झांक रही थी, उसी को देखकर। नीलमणि बाबू का नौकर टैक्सी लाने गया था। टैक्सी रोडे बिछी सड़क से कड़कड़ आवाज करती हुई पोर्टिको के नीचे आकर खड़ी हुई। फेलुदा ने टैक्सी में बैठने के समय कहा, अगर कोई बात ऐसी हो जिस पर आपको शक हो, संदेह हो, तो मुझको फौरन सूचित कीजिएगा। अभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई की जाए। घर वापस आते वक्त मैंने फेलुदा से कहा, सियार देवता का चेहरा कितना डरावना लगता है। फेलुदा ने कहा, आदमी के धड़ में किसी भी चीज का सिर जोड़ देने से वो डरावना लगने लगता है। ये बात सिर्फ सियार के साथ नहीं है। मैंने कहा, पुराने इजिप्शियन देवता की मूर्ति घर में रखना तो बड़ा ही खतरनाक है। उन्होंने कहा, तुमसे ये किसने कहा? मैंने कहा, वाह, तुमने तो कहा था। बिल्कुल नहीं, मैंने यही कहा था कि जिन पुरातत्ववेत्ताओं ने मिट्टी खोदकर प्राचीन इजिप्शियन मूर्तियां बाहर निकाली हैं, उनमें से कुछ एक की हालत बदतर हो गई है। हाँ, वो जो एक गोरा था, उसकी तो मौत हो ही गई थी। क्या तो था उसका नाम? लॉर्ड कार्नारवन। और उसका कुत्ता? अरे कुत्ता उसके साथ नहीं था, कुत्ता विलायत में था, साहब इजिप्ट में था। तूतनखामेन की कब खोदकर मूर्तियां निकालने के कुछ दिन बाद ही कार्नारवन भयंकर बीमारी की चपेट में पड़कर मर गया। उसके बाद खबर मिली कि जिस वक्त साहब की मृत्यु हुई, ठीक उसी वक्त बिना किसी बीमारी के रहस्यमय ढंग से हजारों मील दूर उसका कुत्ता भी मौत के मुंह में समा गया। प्राचीन इजिप्ट की किसी चीज पर मेरी जैसे ही नजर पड़ती है, फेलुदा से सुनी हुई इस अजीब घटना की मुझे याद आ जाती है। सियार देवता की एनुबिस की मूर्ति भी किसी आदम के जमाने के इजिप्शियन बादशाह की कब्र से आई है। नीलमणि बाबू क्या ये सब नहीं जानते?
जान समझकर विपत्ति को बुलाने के पीछे में कौन सा मजा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे दिन भोर 5:45 हमारे घर में अखबार के बंडल के गिरने के साथ ही टेलीफोन घनघना उठा। मैंने फोन उठाकर हेलो कहकर दूसरी तरफ की बात सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी फेलुदा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया। एक एक कर 3 बार 2 बार ओ और 1 बार अच्छा ठीक है कहकर उसने फोन को नीचे रख दिया और भर्राई आवाज में कहा, एनोबिस गायब हो गया है, अभी तुरंत चलना है। सुबह ट्रैफिक कम रहने के कारण नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने में 7 मिनट लगे। टैक्सी से उतरते ही देखा नीलमणि बाबू अपने चेहरे पर बेचैनी का भाव लिए मकान के बाहर हम लोगों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। फेलुदा पर नजर पड़ते ही बोले, नाइटमेयर के बीच से गुजरा हूं जनाब, इस तरह का हॉरिबल अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। इस बीच हम लोग बैठक में आ चुके थे। भले आदमी ने हमारे बैठने के पहले ही बैठकर अपनी कलाइयां दिखाई। देखा आदमी जहां घड़ी पहनते हैं उससे ठीक नीचे रस्सी का दाग लगा हुआ है और उनके दोनों हाथ लाल हो गए हैं। फेलुदा ने कहा, बात क्या है? भले आदमी ने दम लेकर भर्राई आवाज में कहना शुरू किया, आप कहे के अनुसार जब कल मूर्ति को सोने के कमरे में ले जाकर तकिए के नीचे रख दिया था, अब लगता है वो जहां थी वहीं अगर पड़ी रहती तो कम से कम शारीरिक यातना तो नहीं भोगनी पड़ती। खैर, मूर्ति को सिर के नीचे रखकर मैं मजे में सोया हुआ था कि तभी पता नहीं रात के कितने बजे होंगे, बहुत ही बुरी हालत में मेरी नींद टूट गई। देखा किसी ने कसकर मेरा मुंह अंगोछे से बांध दिया है। गले से आवाज निकलने के रास्ते को बंद देखकर मैंने अपने हाथ में अड़चन डालने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आई कि अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के शिकंजे में फंस गया हूं। बात की बात में मेरा हाथ पीछे की ओर उमेट दिया। उसके बाद तकिए के नीचे से मूर्ति लेकर चलता बना। भले आदमी दम लेने के लिए कुछ क्षण तक खामोश रहे और उसके बाद बोले, शायद 3 घंटे तक हाथ बंधे जैसी हालत में पड़ा रहा। पूरे शरीर में झिनझिनी समा गई थी। सुबह मेरा नौकर नंदलाल जब चाय लेकर आया तो उसने मुझे उस हालत में देखकर डोरी खोल दी और फौरन ने आपको फोन किया। मैंने देखा कि फेलुदा के चेहरे का भाव बदल गया है। वो सोफा छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक बार आपका कमरा देखना चाहता हूं और जरूरत पड़ी तो आपके मकान की तस्वीरें लूंगा। कैमरा भी फेलुदा की झक्कीपन में शुमार है। नीलमणि बाबू हमें 2 मंजिले के अपने सोने के कमरे में ले गए। कमरे के अंदर घुसते ही फेलुदा ने कहा, खिड़की में सलाख नहीं है? भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, मत कहिए, विलायती तरीके का मकान है ना, और मेरे साथ बात यह है कि मैं खिड़की बंद करके सो ही नहीं पाता। फेलुदा ने खिड़की से गर्दन बढ़ाकर नीचे की ओर देखते हुए कहा, बहुत आसान बात है, पाइप है, कॉर्निश है, कोई भी जवान आदमी खिड़की से कमरे के अंदर आ सकता है। उसके बाद फेलुदा ने कमरे के चारों तरफ भली भांति देखकर और तस्वीरों को उलट पुलट देखते हुए कहा, अब मकान के बाकी हिस्से को भी मैं घूम फिर कर देखना चाहता हूं। नीलमणि बाबू ने पहले 2 मंजिला दिखाया। बगल के कमरे में एक खाट पर 12-13 साल के एक लड़के को गले तक रजाई ओढ़कर पड़े देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और देखने से लगता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समझ गया कि यही झंटू है। नीलमणि बाबू ने कहा, कल ही डॉक्टर बोस झंटू की नींद की दवा दे गए हैं, इसलिए रात में उसके कानों में कोई आवाज नहीं पहुंची थी। 2 मंजिले और 2 कमरों को देखकर और 1 मंजिले के कमरों पर सरसरी निगाह दौड़ाकर हम बाहर चले आए। नीलमणि बाबू के कमरे की खिड़की के नीचे कई फूलों के टब देखे जिसमें पाम जैसे पेड़ लगे हुए हैं। फेलुदा ये देखने लगा कि टबों के अंदर कुछ है या नहीं। शुरू के 2 टबों में उसे कुछ भी नहीं मिला। तीसरों के पत्ते को टटोलने पर टीन का एक छोटा सा डब्बा मिला। उसके ढक्कन को खोलकर नीलमणि बाबू की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस मकान का कोई आदमी सूंघनी का सेवन करता है? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर ना जताया। फेलुदा ने डब्बे को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। अब की नीलमणि बाबू ने बहुत ही उदासी भरे स्वर में कहा, मिस्टर मित्तिर, और कोई बात नहीं, एक मूर्ति चली गई, नहीं होगा तो दूसरी खरीद लूंगा, मगर एक डाकू मेरे घर पर आकर मुझ पर जोर जुलूम करके चला जाए, ये बात बर्दाश्त के बाहर है।
आपको इसका कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही होगा। अगर आप उस आदमी को पकड़वा दें तो मैं आपको वो, यानी और क्या, पारिश्रमिक, हाँ वही पारिश्रमिक यानी रिवार्ड दूंगा। फेलुदा ने कहा, रिवार्ड कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, लेकिन मैं इस काम की जिम्मेदारी जो अपने माथे पर ले रहा हूं उसका बड़ा प्रधान कारण यह है कि इस तरह की खोजबीन के पीछे एक चैलेंज है, आनंद है। ये बात सुनकर मुझे लगा कि बड़ी बड़ी जासूसी कहानियों में जासूस लोग जिस तरह की बातें कहते हैं, फेलुदा ने भी वैसी ही बात कही है। इसके बाद लगभग 10 मिनटों तक फेलुदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद, नौकर नंदलाल और पांचू तथा माली नटवर से बातें की। सभी ने बताया कि रात में उन्होंने कुछ अस्वाभाविक घटते हुए नहीं देखा है। बाहरी आदमी में सिर्फ डॉक्टर बोस रात को 9 बजे झंटू को देखने आए थे। नीलमणि बाबू संभवतः एक बार मुखर्जी के दवाखाने से दवा लाने के लिए बाहर निकले थे। लौटती बार मैं जरा अनबना था। अचानक ध्यान में आया टैक्सी हमारे घर के रास्ते को छोड़कर कहीं दूसरी ओर ही जा रही है। फेलुदा को गंभीर पाकर मैंने उससे कुछ और पूछताछ नहीं की। टैक्सी फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक मकान के सामने रुकी। देखा मकान के सदर दरवाजे के ऊपर साइन बोर्ड पर बड़े बड़े रुपहले अक्षरों में लिखा है, एराटून ब्रदर्स ऑक्शनियर्स, यही नीलामी की दुकान है। मैंने कभी नीलाम घर नहीं देखा था, पहली बार देखकर मैं अचंभे में आ गया। इतनी तरह की अजूबा चीजें एक साथ कभी देखने का मौका नहीं मिला था। फेलुदा का काम 2 मिनटों में निपट गया। प्रतुल दत्त का पता है 7/1 लव लक स्ट्रीट। मैंने मन में सोचा कि प्रतुल दत्त के घर पर जाने पर भी फेलुदा को अगर निराश होना पड़ा तो फिर उसके लिए कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि फेलुदा को हार माननी पड़ेगी और तब मेरी क्या हालत होगी मालूम नहीं, क्योंकि अब तक फेलुदा को कहीं हार स्वीकार नहीं करनी पड़ी है। वो किसी मामले में हर तरफ से निराश होकर मुंह लटकाए बैठा हो, इस दृश्य की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसे किसी सुराग का पता चल जाएगा। हालांकि मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। दोपहर के समय खाना खाते खाते मैंने पूछा, इसके बाद? उसने चावल के ढेर पर एक गड्ढा बनाकर उसमें 1 कटोरा मूंग की दाल डाली और कहा, इसके बाद मछली, फिर चटनी, फिर दही। उसके बाद पानी पीऊंगा, पानी पीकर मुंह धोऊंगा, फिर 1 बीड़ा पान खाऊंगा। उसके बाद एक जगह फोन करूंगा और आधे घंटे तक नींद लूंगा। इन सबों में टेलीफोन ही मेरे लिए सबसे दिलचस्प खबर है, इसलिए मैं उसी के इंतजार में बैठा रहा। डायरेक्टरी से मैंने प्रतुल दत्त का नंबर खोजकर निकाल दिया था। नंबर डायल कर हेलो कहने के समय फेलुदा ने अपनी आवाज को बिल्कुल बदलकर एक बूढ़े आदमी की आवाज बना ली और फोन पर जो बात हुई उनमें से एक ही तरफ की बातें मैं सुन सका और इसलिए उसको जैसे कहा तैसा आपको बता रहा हूं। हेलो, मैं नागतल्ला से बोल रहा हूं। जी, मेरा नाम है जय नारायण बागची। मुझे प्राचीन कारुकार्य के शिल्पों के प्रति गहरी दिलचस्पी है और इस पर मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं। हाँ जी हाँ, मैं आपके संग्रह के बारे में सुन चुका हूं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया मुझे अपनी कुछ चीजें देखने का अवसर प्रदान करें। नहीं, मैं पागल हूं क्या? अच्छा, हाँ, जरूर। अनेक धन्यवाद। नमस्कार। टेलीफोन से बातचीत करना समाप्त कर फेलुदा ने कहा, उनके घर पर सफेदी हो रही है, इसलिए चीजों को हटाकर रख लिया है। हाँ, शाम को चलें तो देखने का मौका मिलेगा। मैं एक बात कहे बिना चुप नहीं रह सका। प्रतुल बाबू ने अगर सचमुच एनुबिस की मूर्ति की चोरी की होगी तो उसे वे हमें दिखाएंगे नहीं। फेलुदा ने कहा कि अगर तेरी तरह बेवकूफ होंगे तो दिखा भी सकते हैं। संभावना इस बात की है कि दिखाएंगे नहीं। मैं मूर्ति नहीं, उस आदमी को देखने जा रहा हूं। फेलुदा ने जैसा कहा था, टेलीफोन करने के बाद ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। फेलुदा में एक आश्चर्यजनक क्षमता है, वो ये कि अपनी जरूरत के हिसाब से वो किसी भी समय थोड़ी देर तक सो सकता है। सुना है नेपोलियन में भी ये क्षमता थी।
वो लड़ाई के मैदान में जाने के पहले घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे नींद लेकर अपने बदन को तरोताज़ा कर लिया करता था। मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था, इसलिए फेलुदा के आले से इजिप्शियन आर्ट की एक पुस्तक निकाल कर मैं उसे उलट पुलट कर देख रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं दौड़ता हुआ बैठक के अंदर गया और फोन उठा लिया। हेलो। कुछ देर तक किसी की आवाज नहीं आई। हालांकि ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि कोई फोन पकड़े हुआ है। मेरी छाती धड़कने लगी। लगभग 10 सेकंड के बाद एक गंभीर और कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। प्रदोष मित्र हैं? मैंने थूक निकल कर कहा, वो सो रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? फिर कई मिनटों तक चुप्पी रेंगती रही। उसके बाद सुनाई पड़ा, ठीक है, आप उनसे कह दीजिएगा कि मिस्र के देवता को जहां जाना था वहीं चला गया है। प्रदोष मित्र इस मामले में दखलंदाजी करने नहीं आए, क्योंकि उससे किसी का कोई उपकार नहीं होने जा रहा है, बल्कि अनिष्ट होने की ही ज्यादा संभावना है। उसके बाद खट्ट से फोन रखने की आवाज आई। फिर चुप्पी छा गई। पता नहीं मैं कब तक फोन पकड़े और सांस रोके बैठा रहा। अचानक फेलुदा की आवाज कानों में आई और मैंने रिसीवर को यथास्थान रख दिया। कौन फोन कर रहा था? मैंने फोन से जो कुछ सुना था बता दिया। फेलुदा गंभीर चेहरा लिए भौहें सिकोड़े सोफे पर बैठते हुए बोला, तू अगर मुझे बुला लेता। अरे मैं क्या करता, कच्ची नींद में जगा देने से तुम बिगड़ उठते हो। इस आदमी की गले की आवाज किस तरह की थी? गंभीर और घरघराती हुई। खैर, अभी चलकर एक बार प्रतुल दत्त का चेहरा देखा हूं। लग रहा था थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ रही है। अब फिर धुंधलापन तैरने लगा है। 6 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे तब हम प्रतुल दत्त के मकान के फाटक के सामने टैक्सी से नीचे उतरे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पिताजी भी इस वक्त हमें देखकर पहचान नहीं सकते थे। फेलुदा एक 60 साल के बूढ़े के वेश में सजा हुआ है। खिचड़ी दाढ़ी, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा, बदन पर काले रंग का बंद गले का कोट, घुटने तक उठी धोती और मोजे के ऊपर बाटा के भूरे रंग के केट्स जूते। आधा घंटे तक कमरे का दरवाजा बंद कर उसने मेकअप किया और बाहर निकलकर कहा, तेरे लिए 2-3 चीजें रखी हैं, चटपट पहन ले। मैंने अवाक होकर कहा, मुझे भी मेकअप करना है? बेशक। 2 मिनटों में ही मेरे सिर पर छोटे छोटे बालों का एक विग और नाक पर एक चश्मा लग गया। उसके बाद फेलुदा ने पेंसिल से मेरे बालों को बिखेर दिया। उसके बाद कहा, तू मेरा भांजा है, तेरा नाम है सुबोध, यानी तू शांत शिष्ट पूंछदार भला मानस है। अगर वहां कुछ बोला तो घर लौटते ही तमाचे और थप्पड़ से तेरा स्वागत किया जाएगा। प्रतुल बाबू के मकान में सफेदी का काम करीब करीब खत्म हो चुका है। मकान की डिजाइन देखकर पता चल जाता है कि वो कम से कम 25-30 साल पुराना है। नए रंग के कारण खिड़की, दरवाजे, दीवार इत्यादि झिलमिला रहे हैं। फाटक के अंदर घुसते ही देखा बाहर एक खुले बारामदे पर बेंत की कुर्सी पर एक मध्य वयस्क आदमी बैठे हुए हैं। हमें अपनी ओर आते देखकर वो कुर्सी से नहीं उठे। शाम के धुंधलके में ये पता चल गया कि उनका चेहरा खासा गंभीर है। फेलुदा ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए अपने नए बुढ़ापे की धीमी आवाज में कहा, क्षमा करें, क्या आप ही प्रतुल बाबू हैं? भले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ही जय नारायण बागची हूं। मैंने ही आज दोपहर आपको फोन किया था। ये है मेरा भांजा सुबोध। भांजे को अपने साथ क्यों लाए? इसके बारे में तो आपने फोन पर कुछ नहीं कहा था। मेरे सिर पर का विग खुजलाने लगा। फेलुदा ने अपनी आवाज को अत्यंत मीठी बनाते हुए कहा, वो चित्र बनाना सीख रहा है, इसलिए। भले आदमी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। आप लोग मेरी चीजें देखना चाहते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब हां, हटाकर रखी हुई तमाम चीजों को खींच खांच कर बाहर निकालना पड़ा है। बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी है। एक तो यूं ही घर पर रात दिन मिस्त्रियों का झमेला लगा रहता है। इसे ठेलो, उसे हटाओ, चारों तरफ कच्चा रंग है। रंग की गंध भी बर्दाश्त नहीं होती। सारी झंझटें चुक जाएं तो सांस लेने का मौका मिले। आइए अंदर। वो आदमी भले ही अच्छा न लगा हो, लेकिन अंदर जाकर उनकी चीजों को देखते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। फेलुदा ने कहा,
देख रहा हूं कि आपके पास मिस्र की शिल्पकला का अच्छा खासा संग्रह है। सो तो है, कुछ चीजें कैरो में खरीदी हैं, कुछ ही ऑक्शन में। देखो भैया सुबोध, अच्छी तरह देख लो। फेलुदा ने मेरी पीठ में चिकौटी काटकर मुझे चीजों की ओर धकेल दिया। तरह तरह के देवी देवता हैं, देख लो। ये जो बाज है वो भी देवता ही है, ये जो उल्लू है वो भी देवता ही है। देखो मिस्र में कितनी तरह की चीजों की लोग बाग पूजा उपासना किया करते थे। प्रतुल बाबू ने सोफे पर बैठकर चुरुट सुलगा लिया। न जाने एकाएक मुझे क्या विचार आया। मैं बोला था, सियार देवता नहीं है मामा जी। इस सवाल से प्रतुल बाबू को जैसे एक धक्का लगा हो। बोले, चुरुट की क्वालिटी फील कर गई है, पहले इतना कड़ा नहीं हुआ करता था। फेलुदा ने पहले की तरह आवाज में कहा, मेरा भांजा एनुबिस के बारे में कह रहा है, कल ही उसे इसके बारे में बताया था। प्रतुल बाबू अचानक झुंझलाते, एनुबिस स्टूपिड फूल। जी? फेलुदा ने अचकचाकर प्रतुल बाबू की ओर देखा। एनुबिस को आप मूर्ख कह रहे हैं? एनुबिस को नहीं कह रहा हूं, उस दिन नीलामी के समय उस आदमी को मैं पहले भी देख चुका हूं। ही इज अ फूल। उसकी बिडिंग का कोई हिसाब ही नहीं रहता। एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी, ऐसी एब्सर्ड बोली बोला कि उससे ज्यादा बोलना मुश्किल था। पता नहीं उतना पैसा कहां से लाता है। फेलुदा ने चारों तरफ एक बार फिर से सरसरी निगाह दौड़ाते हुए उन्हें नमस्कार किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े ही भले आदमी हैं। आपका शिल्पों का संग्रह देखकर बेहद खुशी हुई। ये सब नीचे 2 मंजिले पर था। अब हम नीचे की ओर चल दिए। सीढ़ियां उतरते हुए फेलुदा ने कहा, आपके यहाँ और कौन कौन रहते हैं? पत्नी है, लड़का विदेश में रहता है। प्रतुल दत्त के घर से निकलने के बाद जब हम टैक्सी के लिए आगे बढ़े तो ये बात समझ में आई कि मोहल्ला कितना निर्जन है। अभी 7 भी नहीं बजे हैं, फिर भी सड़क पर राहगीर नहीं के बराबर हैं। 2 भिखमंगे बच्चे श्यामा संगीत गाते हुए आ रहे हैं। हम जब उनके करीब पहुंचे तो पता चला कि उनमें से एक गीत गा रहा है और दूसरा बाजा बजा रहा है। लड़के का गला बड़ा ही मधुर है। फेलुदा उसके स्वर से स्वर मिलाकर गाने लगा, बोलो माँ तारा जाऊं मैं कहाँ, कोई न मेरा है शंकरी यहाँ। बालीगंज के सर्कुलर रोड से चहलकदमी करते वक्त हमारी दृष्टि एक भागती हुई टैक्सी पर पड़ी। फेलुदा ने आवाज देकर उसे रोका। जब हम टैक्सी के अंदर बैठने लगे तो बूढ़े ड्राइवर को फेलुदा की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए पाया। इस मरियल बूढ़े के गले से नौजवान के गले जैसी तेज आवाज कैसे निकली थी, शायद वो यही सोच रहा था। दूसरे दिन सुबह जब टेलीफोन बजा तो मैं बाथरूम के अंदर दांत साफ कर रहा था और इसलिए फेलुदा ने ही फोन का रिसीवर उठाया। पूछने पर पता चला कि नीलमणि बाबू ने एक सूचना देने के लिए फोन किया था। कल प्रतुल बाबू के घर में भी डकैती हो गई। ये खबर अखबार में भी छपी है। रुपया पैसा नहीं गया है, डकैत सिर्फ कुछ प्राचीन काठ कार्य की चीजें ले गए हैं। 8-10 छोटी छोटी चीजें। उसकी कीमत कुल मिलाकर 20-25 हजार रुपए से कम नहीं होगी। पुलिस ने खोज पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतुल बाबू के घर पर सुबह सुबह पुलिस से साक्षात्कार होना और उनके बीच फेलुदा का परिचित आदमी मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जब वहां पहुंचे तो 7:15 बज चुके थे। आज मैंने मेकअप नहीं किया है। फेलुदा अपना जापानी कैमरा अपने साथ लाना भूला नहीं था। हम कुल मिलाकर गेट के अंदर पहुंचे ही होंगे तभी एक प्रसन्न मुख, मोटा सोटा चश्मा लगाए हुए आदमी, या शायद इंस्पेक्टर या कुछ ऐसा ही होगा, फेलुदा पर नजर पड़ते ही उसके पास बढ़ाया और उसकी पीठ पर एक धौल जमाते बोला, क्या हालचाल है फेलू मास्टर? लगता है गंध मिलते ही आकर हाजिर हो गए। फेलुदा ने विनम्रता के साथ हंसते हुए कहा, क्या करूं, हमारा तो यही काम है। अरे काम मत कहो, काम तो है हम लोगों का, तुम लोगों का ये शौक है। शौक कहो, ठीक कह रहा हूं ना? फेलुदा ने इस बात का उत्तर नहीं दिया और कहा, कुछ पता चला? बर्गलरी केस है। अरे इसके अलावा और क्या हो सकता है? इतना जरूर है कि भले आदमी बहुत ही अपसेट हैं। अपना सिर पीटते हुए बस इतना कह रहे हैं कि कल एक बूढ़ा आदमी एक छोकरे के साथ उनकी चीजें देखने आया था। उनकी धारणा है कि इस बर्गलरी के पीछे दोनों का हाथ है।
ये बात सुनते ही मेरा गला सूखने लगा। फेलुदा वास्तव में बीच बीच में बड़ा ही बेढब काम कर बैठता है, मगर फेलुदा में घबराहट का नामो निशान नहीं था। वो बोला, फिर उस बुढ़े का पता चलते ही चोर पकड़ में आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान मामला है। मोटे पुलिस के अफसर ने कहा, अरे बहुत अच्छी बात कर रहे हो, कहा उपन्यास से खांटी जासूस की तरह, वाह। उनसे इजाजत लेकर फेलुदा और हम कमरे की ओर बढ़ गए। प्रतुल बाबू को आज भी उसी बरामदे पर बैठे हुए देखा। वो इतने अनमने थे कि हमें देखकर भी जैसे नहीं देख रहे हो। अरे किस कमरे में चोरी हुई है देखोगे? पुलिस अफसर ने पूछा था। चलिए। हम शाम को जिस 2 मंजिले के कमरे में गए थे, आज भी हमें उसी के अंदर जाना पड़ा। किसी और चीज की ओर आंखें दौड़ाए बगैर फेलुदा सीधे बालकनी की ओर चला गया। बालकनी से झुककर नीचे की ओर देखते हुए, पाइप से अनायास ऊपर चढ़ा जा सकता है। मोटे पुलिस अफसर ने कहा, हाँ चढ़ा तो जा सकता है, और जानते हो परेशानी की बात यह है कि दरवाजे का रंग कच्चा रहने के कारण उसे 2 दिन से बंद नहीं किया जाता था। चोरी किस वक्त हुई है? रात को 9:45 बजे। और पहले इसका पता कैसे लगा? अरे इनका पुराना नौकर उसी तरफ एक कमरे में बिस्तर बिछा रहा था। आवाज सुनकर वहां देखने गया तो कमरे में अंधेरा फैला था। बत्ती जलाने के पहले ही इस पर एक जोर का घूसा पड़ा और वो बेहोश हो गया। उसी मौके का लाभ उठाकर चोर भी चंपत हो गया। फेलुदा की बाहों में सिकुड़न पड़ गई। बोला, एक बार उस नौकर से बातचीत करना चाहता हूं। नौकर का नाम वंशलोचन है। घूसे के कारण उसे जिस यातना और भय का सामना करना पड़ा था, उनमें दोनों चीजें अब तक बरकरार हैं। फेलुदा ने पूछा, दर्द कहाँ है? नौकर ने कराहते हुए कहा, पेड़ में। पेड़ में? ऐसा पेड़ में मारा था? अरे हाथ में कितनी ताकत थी, बाप रे बाप। ऐसा लगा कि जैसे पेट पर किसी पत्थर की चोट पड़ी हो। और उसके बाद ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम्हें आवाज कब सुनाई पड़ी थी? उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? मैंने टाइम नहीं देखा था बाबू। जब मैं बाजी के कमरे में बिस्तर बिछा रहा था, 2 बच्चे मिलकर कीर्तन गा रहे थे और मैं सुन रहा था। माँ जी पूजा घर में थी। बोली, बच्चे को जाकर पैसा दे दो। मैं जाने को था ही कि तभी बाबू के कमरे में बर्तन गिरने जैसी आवाज आई। सोचा कोई वहां है नहीं, फिर चीजों के गिरने की आवाज क्यों रही। मैं देखने चला गया। कमरे के अंदर जाते हैं वंशलोचन इसके बाद कुछ और नहीं कह सका। सब कुछ सुनने के बाद लगा कि हमारे जाने के बाद 1 आध घंटे के अंदर ही चोर वहां पहुंचा होगा। मैंने सोचा फेलुदा शायद और कुछ पूछताछ करे, मगर अंततः वो कुछ नहीं बोला। मोटे पुलिस अफसर को धन्यवाद देकर हम कमरे से बाहर निकला। बाहर सड़क पर आते ही फेलुदा के चेहरे पर एक परिवर्तन आ गया। इस चेहरे को मैं पहचानता हूं। फेलुदा को कोई रास्ता दिख गया है और उस रास्ते पर चलते ही रहस्य का समाधान मिल जाएगा। हमारे निकट से होती हुई टैक्सी गुजर गई, मगर फेलुदा ने उसे नहीं रोका। हम दोनों पैदल चलने लगे। फेलुदा को देखा देखी मैं भी चलने लगा और सोचने लगा, परंतु बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया। प्रतुल बाबू चोर नहीं है, इसका साफ साफ पता चल जाता है। हालांकि प्रतुल बाबू जवान जैसे दिखते हैं और उनकी आवाज में एक बुलंदी है, मगर ये बात फिर भी मुमकिन जैसी नहीं लग रही थी कि प्रतुल बाबू एक पाइप से चढ़कर 2 मंजिले पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए एक बहुत कम उम्र के आदमी की जरूरत पड़ती है। फिर चोर कौन है? और फेलुदा किस चीज के बारे में इतने तल्लीनता से सोच रहा है? कुछ देर तक पैदल चलने के बाद हम नीलमणि बाबू की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार को अपनी बाईं ओर छोड़कर फेलुदा आगे बढ़ने लगा। इसके कुछ दूर के बाद दीवार बाईं ओर मुड़ गया है। फेलुदा मुड़ गया और उसके साथ साथ मैं भी। इस ओर रास्ता नहीं है, घास पर से होकर चलना पड़ता है। मुड़ने के बाद 18 या 19 कदम चला होऊंगा कि फेलुदा एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया और दीवार के एक हिस्से को बड़े गौर के साथ देखने लगा। उसके बाद बिल्कुल करीब जाकर उस जगह की एक फोटो खींची। देखा, वहां एक भूरे रंग की हाथ की छाप है। पूरे हाथ की नहीं, 2 उंगलियों और हथेली के कुछ अंश की, मगर उससे पता चल जाता है कि ये बच्चे की हाथ की छाप है। अब हम जिस रास्ते से वहां गए थे,
उसी रास्ते से लौटकर फाटक से होते हुए एक बारगी मकान की ओर चले गए। खबर भेजते ही नीलमणि बाबू हड़बड़ाते हुए नीचे चले आए। हम तीनों जब बैठक के अंदर बैठ गए तो नीलमणि बाबू ने कहा, आपसे कहूंगा तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे कि हकीकत यही है कि आज मेरा मन कल के बनिस्बत हल्का है। हमारी ही तरह एक व्यक्ति की दुर्दशा ये हुई है, ये सोचकर तकलीफ कुछ कम हो गई है, मगर जब तक एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मेरी तकलीफ दूर नहीं होगी। और वो सवाल है कि मेरा एनुबिस कहाँ गया। बतलाइए, आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, एक दो करके 2 डकैती हो गई 2 दिन के अंदर, और आप पहले की तरह अभी भी अंधेरे में हैं। फेलुदा ने एक सवाल किया, आपका भांजा कैसा है? कौन? झंटू? अरे आज तो बहुत अच्छा है, दवा बढ़िया साबित हुई है, आज बुखार बहुत कम हो गया है। अच्छा, एक बात तो बताइए, बाहर से कोई लड़का दीवार लांघकर यहां आता है? दीवार लांघकर? क्यों? आपकी दीवार के बाहरी हिस्से में एक बच्चे के हाथ की छाप दिखाई पड़ी है। छाप का मतलब? किस तरह की छाप है? अरे भूरे रंग की छाप है, ताजा छाप है। कहना मुश्किल है। हाँ, इतनी जरूर बात है कि बहुत पुरानी नहीं है। अरे मैंने कभी किसी बच्चे को आते नहीं देखा, एक ही बच्चा आता है, वो भी दीवार लांघकर नहीं है, वो है एक भिखमंगा, अत्यंत मधुर स्वर में श्यामा संगीत गाता है। हाँ, मेरे बगीचे के पश्चिम की तरफ तर्री का एक पेड़ है, बीच बीच में मोहल्ले के लड़के दीवार लांघकर यहां नहीं आते हों और पेड़ के फल तोड़कर नहीं खाते हों, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। नीलमणि बाबू ने अब पूछा, चोर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल नहीं हुई है? फेलुदा सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में गजब की ताकत है। एक ही घूंसे में प्रतुल बाबू के नौकर को बेहोश कर डाला था। फिर यहां और वहां एक ही चोर ने चोरी की है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। हो सकता है, तब देह की ताकत यहां वैसी बड़ी बात नहीं लगती है, एक भयंकर बुद्धि का संकेत भी मिलता है। नीलमणि बाबू का चेहरा उतर गया। मुझे उम्मीद है उस बुद्धि को परास्त करने की बुद्धि आप में नहीं है, और अगर नहीं है तो मुझे अपनी मूर्ति वापस पाने की आशा छोड़नी होगी। फेलुदा ने कहा, 2 दिन और इंतजार कीजिए। आज तक फेलुदा मित्र ने हार नहीं मानी है। नीलमणि बाबू के मकान के पोर्टिको से गेट तक रोड़े से रास्ता है। हम जब उस रास्ते के बीच पहुंच चुके होंगे कि तभी खट खट की आवाज सुनाई पड़ी और हमने पीछे की ओर मुड़कर देखा। नीलमणि बाबू के 2 मंजिले के एक कमरे की खिड़की के पीछे एक छोटा लड़का, शायद झंडू ही होगा, खिड़की के शीशे पर हाथ से दस्तक दे रहा है। मैंने कहा, है? फेलुदा ने कहा, देख चुका हूं। दोपहर भर फेलुदा अपनी नीली कॉपी में अपनी आदत के अनुसार ग्रीक अक्षरों में क्या क्या अंतसंट लिखता रहा। जानता हूं असल में वो अंग्रेजी लिख रहे हैं, मगर उसके अक्षर ग्रीक हैं, इसलिए कि पढ़कर कोई उसका असली मतलब नहीं समझ सके। मेरी बोलचाल फेलुदा से एकदम बंद है, और ये एक तरह से अच्छा ही है। अभी उसके सोचने का समय है, बोलने का नहीं। बीच बीच में उसे गीत गुनगुनाते देखता हूं। ये उस भिखमंगे बच्चे के द्वारा गाया गया वही राम प्रसाद जी की संगीत है। तीसरे पैर 5 बजे चाय पीकर फेलुदा बोला, मैं जरा बाहर निकल रहा हूं। पॉपुलर फोटो से मुझे अपनी तस्वीर का एनलार्जमेंट लेकर के आना है। घर पर मैं अकेला ही रह गया। दिन छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए 5:30 बजते न बजते सूर्य डूब गया और अंधेरा रेंगने लगा। पॉपुलर फोटो की दुकान हाजरा रोड के मोड़ पर है। फेलुदा को फोटो लेकर लौटने में 20 मिनट से ज्यादा का नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? ये जरूर है कि कभी कभी तस्वीर तैयार न रहने के कारण दुकान पर बैठना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा। मुझे छोड़कर अगर वो इधर उधर चक्कर लगाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। करताल की आवाज मेरे कान में आ रही है और उसके साथ साथ परिचित गले का वही गीत कि बोलो माँ तारा जाऊं मैं कहाँ, मेरा न कोई यहाँ है न शंकरी यहाँ। वे दोनों लड़के ही हैं, आज हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आए हैं। गीत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता आ रहा है। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो गया। यहां से सड़क दिखाई पड़ती है। वही लड़के हैं, एक गीत गा रहा है, दूसरा करताल बजा रहा है। कितना मधुर है उस लड़के का स्वर।
अब गीत गाना बंद कर दोनों लड़के हमारे घर के सामने खड़े हो गए और ऊपर की ओर चेहरा उठाकर बोले, मां जी भीख दीजिए मां जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने 50 पैसे का एक सिक्का खिड़की से लड़कों की ओर फेंक दिया। टन से आवाज करता हुआ वो सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने उसे उठाकर झोले में रख लिया और फिर से गीत गाता हुआ वहां से रवाना हो गया। एक बात की वजह से मेरा माथा चकराने लगा। हम लोगों का रास्ता हालांकि काफी अंधेरा था, फिर भी भिखमंगे बच्चे ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर भीख मांगी तो मुझे लगा कि उसके चेहरे से झंटू का चेहरा हूबहू मिल रहा है। हो सकता है मैंने देखने में गलती की हो, मगर मन में तो एक खटका पैदा हो ही गया। मैंने तय किया कि फेलुदा के आते ही उससे बात कहूंगा। लगभग 6:30 बजे फेलुदा एनलार्जमेंट लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर एक तनाव था। मैंने जो सोचा था वही हुआ। उसे दुकान में बैठकर इंतजार करना पड़ा। बोला, अब मैं खुद ही एक डायरेक्ट रूम तैयार करूंगा और उसी में फोटो का डेवलपिंग प्रिंटिंग करूंगा। बंगाली दुकानदारों की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। फेलुदा जब अपने बिस्तर पर तस्वीरों को फैलाए बैठा था, मैंने उसके पास जाकर उससे भिखमंगे बच्चे की बात बताई। उसने बिना आश्चर्य के कहा, इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? हैरान होने की बात नहीं है। अरे इसे तो भयंकर गड़बड़ ही कहेंगे ना। अरे गड़बड़ है। ये बात शुरू में ही मेरी समझ में आ गई थी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़का चोरी के मामले में शामिल है? फेलुदा ने कहा, हो भी सकता है, मगर एक बच्चे के गुस्से में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बड़े आदमी को बेहोश कर दे? फेलुदा ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि बच्चे ने घूंसा मारा है। तब ठीक है। मैंने ये तो कह दिया कि ठीक है, मगर वास्तव में मुझे ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं फेलुदा साफ साफ कुछ क्यों नहीं कह रहा है। पलंग पर फैली 12 तस्वीरों में से एक को फेलुदा बहुत गौर के साथ देख रहा था। करीब जाने पर मैंने देखा वो आज ही सवेरे नीलमणि बाबू की दीवार के बच्चे के हाथ की छाप ली गई तस्वीर है। एनलार्जमेंट के कारण हथेली साफ साफ दिख रही है। मैंने कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम हाथ देखना चाहते हो, ये तो बताओ कि बच्चे की आयु कितनी है? फेलुदा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो तन्मय होकर तस्वीर की ओर देख रहा था और उसमें बेहद दत्त चित्तता का भाव था। तेरी समझ में कुछ आ रहा है? उनके आकस्मिक प्रश्न ने मुझे चौंका दिया। समझ में क्या आएगा? फेलुदा ने कहा, सुबह तूने क्या समझा था और अब तेरी समझ में क्या आ रहा है, यही बता। सुबह यानी जब तुमने तस्वीर ली थी? हाँ। मैंने कहा, क्या समझूंगा, बच्चे का हाथ है, इसके सिवाय इसमें समझने वाली बात क्या है? छाप का रंग देखने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। रंग तो भूरा था। फेलुदा ने कहा, इसका क्या मतलब निकलता है? मैंने कहा, यही कि बच्चे के हाथ में भूरा रंग लगा हुआ था। इसका क्या मान्य है? मतलब ठीक ठीक से बताओ। मैंने कहा, पेंट हो सकता है। फेलुदा ने फिर पूछा, कहाँ का पेंट? मुझे एकाएक ये बात याद आ गई, प्रतुल बाबू के दरवाजे का रंग। एग्जैक्टली। उस दिन तुम्हारी शर्ट की आस्तीन में भी लग गया था। तू जाकर देख सकता है कि अब भी लगा हुआ है। मगर मेरा सिर चकराने लगा था। जिसके हाथ की छाप है, क्या वही प्रतुल बाबू के घर के अंदर घुसा था? फेलुदा ने कहा, हो सकता है। अब ये बता कि तेरी तस्वीर देखने से तेरी समझ में क्या बात आती है? बहुत सोचने के बाद भी मैं ये नहीं बता सका कि कोई नई बात मेरी समझ में आई है। फेलुदा ने कहा, तू बता देता तो मुझे ताज्जुब होता। ताज्जुब ही नहीं, शौक भी लगता, क्योंकि तब मुझे मानना पड़ता कि तेरी और मेरी बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी बुद्धि क्या बता रही है? फेलुदा ने कहा, बता रही है कि ये एक संगीन मामला है, भयंकर बात। एनविस जैसा भयंकर होता है, उतना ही भयंकर। दूसरे दिन फेलुदा ने सवेरे सवेरे नीलमणि सान्याल को फोन किया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर सान्याल, आपके रहस्य का पता चल गया है। मूर्ति अब भी मिली नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है इसका मोटे तौर पे अंदाजा लगा लिया गया है। आप क्या घर पे ही रहिएगा? अच्छा, बुखार बढ़ गया है? किस अस्पताल में लेकर जा रहे हैं? ओह अच्छा, ठीक है, बाद में मिलता हूं। फोन रखकर फेलुदा ने एक दूसरे नंबर में डायल किया। फुसफुस आकर क्या बातचीत हुई, ये बात मैं अच्छी तरह सुन नहीं सका।
तब हाँ, ये जरूर ही समझ गया है कि फेलुदा ने पुलिस को फोन कर दिया है। फोन रखकर उसने मुझसे कहा, अभी तुरंत बाहर चलना है, तैयार हो जा। एक तो सुबह में ऐसे ही ट्रैफिक कम रहता है, ऊपर से फेलुदा ने ड्राइवर से टॉप स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा। देखते न देखते हम नीलमणि बाबू के घर के रास्ते पर आ गए। जब हम गेट के करीब पहुंचे तो देखा नीलमणि बाबू अपने काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी पर सवार होकर बहुत तेजी के साथ दूसरी दिशा की ओर रवाना हो गए। सामने ड्राइवर और पीछे नीलमणि बाबू के अतिरिक्त कोई और आदमी दिखाई नहीं पड़ा। और जोर से फेलुदा चिल्ला उठा। टैक्सी ड्राइवर ने भी तेज में आकर एक्सीलेटर को अपने पैर से दबा दिया। सामने की गाड़ी एक भद्दी गो गो आवाज करती दाहिनी ओर मुड़ गई। अब फेलुदा ने एक ऐसा काम किया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। कोट के अंदर हाथ डालकर अचानक उसने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और खिड़की से नीचे झुककर नीलमणि बाबू की गाड़ी के पिछले टायर को निशाना बनाकर गोली दाग दी। लगभग एक ही साथ रिवॉल्वर और टायर फटने की आवाज कानों में आई। नीलमणि बाबू की गाड़ी सड़क के किनारे तिरछी होकर एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। हम लोगों की गाड़ी जैसे ही नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास खड़ी हुई, दूसरी दिशा से पुलिस की जीप भी आ गई। नीलमणि बाबू गाड़ी से उतरकर विरक्ति के साथ इधर उधर ताक रहे थे। फेलुदा और मैं टैक्सी से उतरकर नीलमणि बाबू की ओर चले गए। पुलिस की गाड़ी आकर रुक चुकी है, उससे वही मोटा अफसर नीचे उतरा। नीलमणि बाबू अचानक बोल पड़े, ये सब क्या हो रहा है? फेलुदा ने गंभीरता के साथ कहा, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके साथ गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कौन कौन है? और कौन रहेगा? वो चिल्ला उठे। बताया ही था कि मैं अपने भांजे को साथ लिए अस्पताल जा रहा हूं। अब फेलुदा बिना कुछ बोले नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास चला गया और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोरों से खींचा। अब फेलुदा बिना कुछ बोले सीधे नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास चला गया और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोरों से खींचा। दरवाजा खुल गया। दरवाजे को खोलते ही एक बच्चा गाड़ी के अंदर से तीर की तरह बाहर निकला और फेलुदा पर झपट कर उसका गला दबोचने लगा। मगर फेलुदा सिर्फ योगाभ्यास नहीं करता, उसने कुश्ती की भी शिक्षा पाई है। बच्चे की कलाइयों को पकड़कर उसे एक अजीब तरीके से सिर की तरफ से घुमाकर सड़क पर पटक दिया। बच्चे के मुंह से दर्द के कारण एक चीख निकली और उस चीख को सुनकर मैं भय से कांप उठा, क्योंकि वो एक बच्चे के गले की आवाज नहीं थी, वो एक वयस्क आदमी के गले की विकट और जोरदार चीख थी। यही आवाज मुझे उस दिन टेलीफोन पर सुनाई पड़ी थी। इसी बीच पुलिस ने आकर नीलमणि बाबू की गाड़ी के ड्राइवर और बच्चे को पकड़ लिया। फेलुदा अपनी कमीज का कॉलर ठीक करते हुए बोला, दीवार पर हाथ की छाप देखते ही बात मेरी समझ में आ गई थी। कच्ची उम्र के लड़कों के हाथ में इतनी रेखाएं नहीं हुआ करती, उनका हाथ और भी अधिक कोमल हुआ करता है। लेकिन आकार जब छोटा है तो उसका एक ही मतलब निकल सकता है कि दरअसल ये एक बौने के हाथ की छाप है। बच्चा और कुछ नहीं बल्कि एक बौना है। आपके शागिर्द की उम्र कितनी है नीलमणि बाबू? 40। नीलमणि बाबू के गले के आवाज नहीं निकल रही थी। बहरहाल आपने बड़ी अक्लमंदी से काम निकाला था। पहले अपनी चीज की चोरी की घटना खड़ी कर मुझे बुलवाया और उसके बाद अपने आदमी से दूसरे की चीज की चोरी कराई। आपके घर पर जिसे कल देखा था, क्या वही भिखमंगा बच्चा है? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर हामी भरी। तो इसका मतलब यही है कि असल में वो आपका भांजा नहीं है, उसे आपने चोरी के मामले में मदद पहुंचाने के लिए घर पर रखा है। नीलमणि बाबू सिर झुकाकर खामोश खड़े रहे। फेलुदा कहने लगा कि लड़का गीत गाता था और बौना खंजड़ी बजाता था। जब चोरी का वक्त आता तो खंजड़ी भिखारी के हाथ में थमा देता था और तब वही बजाता रहता था। बौना होने के कारण ही उसकी देह में इतनी ताकत है, एक ही घूसे में वो एक जवान को घायल कर सकता है। वंडरफुल। आपकी अकल की तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता नीलमणि बाबू। नीलमणि बाबू ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मिस्र की प्राचीन चीजों के प्रति मुझ में एक नशा छा गया था। उसके बारे में मैंने गहरा अध्ययन किया है। यही वजह है कि प्रत्युल बाबू से मैं रश्क किया करता था। फेलुदा ने कहा, लालच बुरी बला है। आप और आपका बौना दोनों पकड़ में आ गए। खैर, अब मैं एक अंतिम अनुरोध करना चाहता हूं। क्या? फेलुदा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा पुरस्कार। नीलमणि बाबू फटी फटी आंखों से फेलुदा की ओर देखने लगे। पुरस्कार? अरे नीलमणि बाबू, एनुबिस की मूर्ति आपके पास ही तो है।
नीलमणि बाबू ने बेवकूफ की तरह अपने दाहिने हाथ को कुर्ते की जेब के अंदर डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो देखा बित्ते भर लंबे काले पत्थर पर मणिमुक्ता जड़ी हुई 4000 साल पुरानी मिस्र देश की स्यारमुखी देवता अनुबुस की मूर्ति है। फेलुदा ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और कहा, थैंक यू। तो ये कहानी सत्यजीत रे फिल्मकार, उनकी फेलुदा जो कैरेक्टर है उस पर आधारित कहानी है। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल किस्सा कहानी आवाज सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।